आगाज अहम खबर से। दरखास्तें खारिज करने वाले चारों जजेस को भी बेंच में शामिल किया जाए। वकील इलेक्शन कमीशन इरफान कादिर के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। कहा, सर्कुलर से अदालती फैसले का असर जायल नहीं किया जा सकता। एक तरफ एक जमात, दूसरी तरफ तमाम जमातें हैं। पूरी पीडीएम माजी में भी फुल कोर्ट का मुतालबा कर चुकी। फुल कोर्ट पर अदालत अपनी राय दे चुकी। अदालत पर अदम एतमाद नहीं, मेरी नज़र में इंसाफ नहीं हो रहा। इलेक्शन की तारीख देने का फैसला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ना चाहिए। फैसला 3-2 का था या 4-3 का, उस पर बात होनी चाहिए। 9 में से 4 जजेस ने दरखास्तें खारिज की। चीफ जस्टिस अपने सर्कुलर पर खुद जज नहीं बन सकते। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। मुल्क में कई साल से कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात इकट्ठे होते हैं। अहम केस की अहम समाअत जारी है। दरखास्तें खारिज करने वाले चारों जजेस को भी बेंच में शामिल किया जाए। वकील इलेक्शन कमीशन इरफान कादिर के सुप्रीम कोर्ट में दलाल। कहा, सर्कुलर से अदालती फैसले का असर जायल नहीं किया जा सकता। एक तरफ एक जमात, दूसरी तरफ तमाम जमातें हैं। पूरी पीडीएम माजी में भी फुल कोर्ट का मुतालबा कर चुकी। फुल कोर्ट पर अदालत अपनी राय दे चुकी है। अदालत पर अदम एतमाद नहीं, मेरी नज़र में इंसाफ नहीं हो रहा। इलेक्शन की तारीख देने का फैसला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ना चाहिए। फैसला 3-2 का था या 4-3 का, उस पर बात होनी चाहिए। 9 में से 4 जजेस ने दरखास्तें खारिज की। चीफ जस्टिस अपने सर्कुलर पर खुद जज नहीं बन सकते। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। मुल्क में कई साल से कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात इकट्ठे होते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले ने 184/3 मुकदमात पर समाअत से रोका है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करता हूं, अंदरूनी तनाज़े को हल किया जाए। आपको अपडेट करें, दरखास्तें खारिज करने वाले चारों जजेस को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। इलेक्शन की तारीख देने का फैसला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ना चाहिए। इरफान कादिर ने दलाइल दिए। फैसला 3/2 का था या 4/3 का, उस पर बात होनी चाहिए। अहम केस की अहम समाअत इस वक्त जारी है। दरखास्तें खारिज करने वाले चारों जजेस को भी शामिल किया जाए इस फैसले में, जबकि उनका यह भी कहना था कि वकील इलेक्शन कमीशन इरफान कादिर के सुप्रीम कोर्ट में अहम दलाइल। कहा, सर्कुलर से अदालती फैसले का असर जायल नहीं किया जा सकता। एक तरफ एक जमात है, दूसरी तरफ तमाम जमातें हैं। पूरी पीडीएम माजी में भी फुल कोर्ट का मुतालबा कर चुकी है। फुल कोर्ट पर अदालत अपनी राय दे चुकी है। अदालत पर अदम एतमाद नहीं, मेरी नज़र में इंसाफ नहीं हो रहा। इलेक्शन की तारीख देने का फैसला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ देना चाहिए। फैसला 3-2 का था या 4-3 का, उस पर बात होनी चाहिए। 9 में से 4 जजेस ने दरखास्तें खारिज की। चीफ जस्टिस अपने सर्कुलर पर खुद जज नहीं बन सकते। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे जैगम नकवी से। जैगम, बताइएगा इस वक्त किसकी जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर जो हैं वो दलाइल दे रहे हैं और उन्होंने अपने दलाइल के आगाज में कहा कि मैं कोशिश करूंगा 30 मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर लूं। अगर जज पर एतराज हो तो वो बेंच से अलग हो जाते हैं। और उन्होंने ये भी अदालत को कहा कि एक तरफ एक जमात, दूसरी तरफ तमाम जमातें हैं। बेंच से जानबदारी मंसूब की जा रही है। पूरी पीडीएम माजी में भी फुल कोर्ट का मुतालबा कर चुकी है। और इरफान कादिर ने अदालत से ये भी कहा कि फुल कोर्ट पर अदालत अपनी राय दे चुकी है। और उन्होंने एक अदालत के सामने शेर भी पढ़ा है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा बाग तो सारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। इरफान कादिर ने अपने दलाइल में मजीद कहा कि अदालत पर अदम एतमाद नहीं, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। अदालत का एक फैसला पहले ही तनाजे का शिकार है। फिलहाल इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मेरी नजर में इंसाफ नहीं हो रहा। मुमकिन है कुछ गलतफहमी हो। इलेक्शन की तारीख देने का फैसला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ना चाहिए। फैसला 3-2 का था या 4-3 का, इस पर बात होनी चाहिए। इरफान कादिर ने अदालत के सामने ये भी कहा कि 9 में से 4 जजेस ने दरखास्तें खारिज की, 3 जजेस ने हुक्म जारी किया। 1 मार्च का अदालती हुक्म अकलीती नोट था। अदालत इस तनाज़े को हल करने के लिए इक़दाम करे। फैसले के तनासब का तनाज़ा जज का अंदरूनी मामला है। वकील इलेक्शन कमीशन इरफान कादिर ने अदालत को ये भी बताया कि दरखास्तें खारिज करने वाले चारों जजेस को भी बेंच में शामिल किया जाए। और इस पर चीफ जस्टिस अपने सर्कुलर पर खुद जज नहीं बन सकते और अदालत का अदलिया पर एतमाद होना चाहिए। और एक ग्रुप के बुनियादी हुकूक पर अक्सरियत के हुकूक को तरजीह दी जानी चाहिए। इस पे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने
ये भी बताया है कि उनकी जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात हुई है और उसमें इरफान कादर ने अदालत को बताया कि चीफ जस्टिस जो है उससे दरखास्त करता हूँ कि अंदरूनी तनाज़े को हल किया जाए और 184(3) के तनाज़ा हल करने के लिए तमाम मुकदमा की जो इस मुकदमे की समाअत रोकी जाए और जस्टिस काजी फायज ईसा सीनियर जज है, इनके फैसले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस का ये कहना था कि जस्टिस काजी फायज ईसा से परसों मुलाकात हुई है, इन मामला पर तमाम जजेस जल्द मिलेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा मुलाकात में कुछ इश्यूज हाईलाइट किए हैं, रूल बनाने के लिए अनकरीब फुल कोर्ट इजलास बुलाएंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा वाले फैसले के नतीजे में एक जज ने समाअत से माजरत की। इरफान कादर ने केस से मुतालिक नुकात उठाए हैं। आपने एक अहम नुकता उठाया है जो मैंने दोबारा नहीं उठाऊंगा, और इरफान कादर ने यहाँ पर मुकालमा किया कि कभी कभी तारीफ कर दिया करे, और चीफ जस्टिस से मुकालमा में उन्होंने ये भी बताया कि सोशल मीडिया पर आप ट्रेंड कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर रिमार्क दिए कि हम सिर्फ अल्लाह से खैर मांगते हैं, अब सोशल मीडिया की बात करके अपना वक्त जाया कर रहे हैं, आप इस वक्त अवामी चीफ जस्टिस हैं। इरफान कादर ने ये कहा, इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि हम सोशल मीडिया नहीं देखते। इरफान कादर ने अदालत के सामने मजीद कहा कि 6 जजेस की राय के बाद 3 रुकनी बेंच समाअत नहीं कर सकता, और इरफान कादर ने अदालत के सामने कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये भी कहा कि असेंबली तहलील दुरुस्त थी या नहीं। वज़ीर आला परवेज इलाही की ऑडियो लीक आई जो फवाद चौधरी से मुताल्लिक थी। परवेज इलाही ने कहा कि फवाद चौधरी पहले गिरफ्तार होते तो असेंबली ना टूटती। इरफान कादर ने अदालत के सामने ये भी कहा, पंजाब असेंबली ना वज़ीर आला ने तोड़ी ना गवर्नर ने। जस्टिस इजाजुल हसन को 5 रुकनी बेंच में शामिल नहीं किया गया था, और मुनासिब होता शफाफियत के लिए जस्टिस इजाजुल हसन को बेंच में शामिल न किया जाता। और इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो वजह मैंने सोचकर बेंच बनाया वो बताने का पाबंद नहीं हूँ। इरफान कादर ने इस मौके पर कहा कि जस्टिस इजाजुल हसन का बहुत मदाह हूँ, जिस पर जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि मुदाही पर आपका मशहूर हूँ, और चूंकि ये 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील है इरफान कादर वो इस पर दलाइल दे रहे हैं। इससे कबल जो है सेक्रेटरी दिफा और जगम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की जानिब से क्या दलाइल दिए गए? जी, जो बैरिस्टर अली जफर जो है उनकी जानब से बताया गया कि जो अगर इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात करवाने का पाबंद है, चूंकि इससे कबल जो सेक्रेटरी खजाना ने भी अदालत को आगाह किया और सेक्रेटरी दिफा की जानब से अदालत को आगाह किया गया था कि पंजाब में सिक्योरिटी की संगीन सूरत हाल है, और उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट्स हैं उनको अदालत के सामने नहीं रख सकता। और सेक्रेटरी डिफेंस ने अदालत के सामने ये भी बताया कि जो पंजाब में सिक्योरिटी की संगीन सूरत हाल है वो खुली अदालत में तफसीलात नहीं बता सकता। उस पर अदालत ने बैरिस्टर अली जफर को अदालत में बुलाया, रोस्टम पर बुलाया, और उनसे कहा कि अगर इन चैम्बर समाज पर आपका क्या मौक़िफ़ है, तो उस पर अली जफर ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि एहलकार दे दें तो इंतखाबात करवा सकते हैं, सिक्योरिटी एहलकार सिर्फ 1 दिन के लिए दस्तयाब हो सकते हैं, सिक्योरिटी का इशू रहेगा, आईनी जरूरत 90 दिन की है। और इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ने जो सेक्रेटरी खजाना है उनकी जानब से भी एक रिपोर्ट जो है वो पेश की गई, उसको एडिशनल सेक्रेटरी जो है उन्होंने पेश होकर वो रिपोर्ट पेश की, और उन्होंने अदालत को जो रिपोर्ट पेश की उसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि आमदन बढ़ाकर और अखराजात कम करके खसारा कम किया जा सकता है, कौन सा तरक्याती मनसूबा 20 अरब रुपए से कम का है। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि दरखास्तदारों के मुताबिक अरकान को 170 अरब रुपए का फंड दिया जा रहा है। ये अक्टूबर 2022 की बात है, ये कहना था अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का। एडिशनल सेक्रेटरी ने ये भी कहा कि PSDP के तहत फंड प्लानिंग कमीशन जारी करता है, तरक्याती फंड पर कोई कट नहीं लगाया गया है। और जस्टिस मुनीब ने इस मौके पर रिमार्क किए कि 20 अरब रुपए देने से बजट पर कितने फीसद फर्क पड़ेगा। जस्टिस मुनीब ने यह भी कहा कि क्या खरबों रुपए के बजट से 20 अरब रुपए निकालना मुमकिन नहीं है, और वजीर खजाना का बयान था कि फरवरी में 500 अरब रुपए से जायद का टैक्स जमा हुआ है। जस्टिस मुनीब ने यह भी कहा कि अंदाजा है कि बजट खसारा अभी मौजूद है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए थे कि पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमत को खसारा 157 अरब रुपए था, खसारा 177 अरब हो जाता तो क्या हो जाता।
اور ایڈیشنل سیکرٹری خزانہ نے بتایا کہ IMF کے ساتھ خسارہ طے ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس نے اس موقع پر استفسار کیا کہ کیا تنخواہوں میں کمی نہیں کی جا سکتی اور ججز سے تنخواہیں کم کرنا شروع کریں، اس پر قانونی رکاوٹ ہے تو عدالت ختم کر دے گی اور 5% تنخواہ 3 اقسام میں کاٹی جا سکتی ہے۔ اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کو بھی اخراجات کم کرنے کا کہیں گے، کون سا مالی امور کا ماہر عدالت کو بریف کرے گا۔ اور اس پر عرفان قادر لائف پر آئے تھے، لیکن عدالت نے اسد عمر جو ہے ان کو بلایا تھا کہ وہ بریف کریں۔ اسد عمر نے عدالت کے سامنے کچھ نکات رکھے۔ اسد عمر نے عدالت کو بتایا کہ پہلے 5 ماہ میں 5700 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں، ٹوٹل بجٹ 9500 ارب روپے پر مشتمل ہے۔ IMF خسارے کا ٹارگیٹ GDP کے حساب سے طے کرتا ہے، 20 ارب روپے پر 0.02% زیادہ نہیں ہے۔ خسارے کا ٹارگیٹ GDP کے 4.97% ہے۔ اور اس کے علاوہ اسد عمر نے یہ بھی کہا کہ 20 ارب روپے کا خسارے کے ٹارگیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے اس موقع پر ریمارک دیے کہ ریونیو بڑھانے میں زیادہ وقت لگے گا، کس شعبے سے اخراجات کم کیے جا سکتے ہیں، جس پر اسد عمر نے بتایا کہ ترقیاتی اخراجات 700 ارب روپے ہیں، ابھی تک 450 ارب روپے خرچ ہونا باقی ہیں۔ حکومت نے 8 ماہ میں صرف 200 ارب روپے خرچ کیے ہیں۔ ترقیاتی اسکیموں کے لیے حکومت نے مزید 8 ارب روپے ترقیاتی اخراجات میں شامل کیے ہیں۔ اسد عمر نے عدالت کے سامنے یہ بھی بتایا کہ کیسے ممکن ہے 700 ارب روپے کے بجٹ سے 21 ارب روپے نہ نکالے جا سکتے ہوں۔ آئینی تقاضا اہم ہے یا سڑکیں بنانا، اس سے بڑا کوئی مذاق نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ کہا کہ الیکشن پہلے ہو جائیں تو پورا 450 ارب روپے بچ سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ حکومت احتجاج کا شکار ہے، حکومت نے کہا کس سے بات نہیں کریں گے، فیصلہ کرے۔ اور اس پر چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارک کیے 450 ارب روپے خرچ نہ ہونے کی وجہ سے اخراجات میں کمی ہوئی ہے۔ ترقیاتی اخراجات کم نہ کرنے تو غیر ترقیاتی اخراجات کم کر دیں۔ ایڈیشنل سیکرٹری خزانہ نے عدالت کو بتایا کہ آپریشنل اخراجات اور تنخواہیں ہی غیر ترقیاتی اخراجات ہوتے ہیں۔ اور چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت نے اخراجات کم کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ اور اٹارنی جنرل نے اس موقع پر عدالت کو آگاہ کیا کہ آئینی تقاضا پورے کرنے کے لیے آرٹیکل 254 ہے۔ جسٹس جاوید الحسن نے کہا کہ یہ مثال بن گئی تو ہمیشہ مالی مشکلات پر الیکشن نہیں ہوا کریں گی، آئندہ مالی سال کے بجٹ میں پیسے رکھیں گے، یہ کہنا تھا اٹارنی جنرل آف پاکستان کا۔ اور یہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہے ہیں، جو اس وقت عرفان قادر ہیں الیکشن کمیشن کے وکیل، وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں۔ جی سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری خزانہ کی جانب سے کیا موقف عدالت میں آ کے اختیار کیا گیا، وہ بھی بتائیے گا زاگم نقوی۔ جی بالکل، جو سیکرٹری دفاع ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے اپنا جو ایک موقف ہے وہ سامنے رکھا ہے اور انہوں نے یہ عدالت کو بتایا ہے کہ پنجاب کی صورتحال سیکورٹی کی سنگین ہے۔ آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ زاگم نقوی آپ کا۔